हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर के पार्ट 2 में। तो कल हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था ये चैप्टर। आज हम व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट रिएक्शन और दी फोटोकेमिकल फेज़। तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज़ भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज़ इंक्लूड, जिसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है इस प्रोसेस में, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है जैसे ATP और NADPH। तो क्या क्या होता है, लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, H2O मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, उनका आगे यूज़ पता चलेगा हमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और फॉर्मेशन होती है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स की जैसे कि ATP और NADPH। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC। तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो जो ऑर्गेनाइज हैं वो 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, मतलब 2 ऐसे भागों में ऑर्गेनाइज्ड हैं पिगमेंट्स जो जिन्हें कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो क्या क्या बता रखा है इसमें कि जो पिगमेंट्स हैं वो 2 कॉम्प्लेक्सेस में जो है अरेंज रहते हैं और फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। इसमें होता है, एक तो होता है PS1 फोटोसिस्टम 1 और एक PS2 फोटोसिस्टम 2। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें जो है पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी and not in the sequence in which they function during the light reaction। तो ये बता रखा है कि इनके जो नेम दे रखे हैं PS1 और PS2, ये इनकी डिस्कवरी की बेसिस पे जो नेम दिए हैं। PS1 पहले डिस्कवर हुआ तो इसको नाम दिया PS1, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ तो इसको नाम दिया PS2। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से ये फंक्शन कर रहे हैं कि PS1 पहले फंक्शन करेगा, PS2 बाद में फंक्शन करेगा, तो ऐसा नहीं समझना है। इसका मतलब सिर्फ डिस्कवरी से है इनकी, PS1 पहले डिस्कवर हुआ, PS सेकंड बाद में डिस्कवर हुआ। तो वही चीज़ बता रखी है कि ये इनके नेम है, इनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पर है, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। फंक्शन पहले PS सेकंड करता है फिर PS1 करता है। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन से बाउंड रहते हैं, ऐसे ये फॉर्म रहते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, जो पिगमेंट हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड रहते हैं प्रोटीन से और फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें PS1 और PS2 हैं। ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। तो जो हर फोटो सिस्टम मतलब PS1 और PS2, इनमें सारे ही पिगमेंट्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल पिगमेंट्स हैं वो होते हैं, बस एक पिगमेंट को छोड़कर जो कि है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए नहीं होता, बाकी सब पिगमेंट जो है होते हैं इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में। फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। तो वो फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे एंटीना भी कहते हैं। तो फिर से बताता हूँ, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाउंड रहते हैं, तो ऐसे फॉर्म होता है। इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर सब पिगमेंट्स होते हैं, बस एक पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल ए। और तो फिर बता रखा है, तो इससे एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं एंटीना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। तो ये पिगमेंट जो है डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही होती है उसे एब्जॉर्ब करता है
द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। अब जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर को। मतलब ये एक किंग है और ये सब जो है इसके आसपास ये है इसके सेना है ये। तो सेना जो है थोड़ा थोड़ा काम करके जो धन आता है उसे राजा को देती है। तो ये एक जो बीच में यहाँ एक रहेगा, यह है रिएक्शन सेंटर जो कि बनेगा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से, क्लोरोफिल ए पिगमेंट से ये बनेगा क्लोरोफिल ए से। और ये बाकी सब हैं, ये सब ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए को छोड़ गए, और जितने पिगमेंट्स हैं वो ये सब हैं। ये सब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको उसके पास क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाएंगे इसे। तो दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। In the PS1, the reaction center that is chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700। तो बता रखा है कि जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और वो दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे? अलग अलग इस प्रकार में होता है कि जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन की पीक होती है वो किस वेवलेंथ तक है, तो उस बेसिस पे ये जो है अलग अलग हैं। तो बता रखा है कि जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, उसमें जो क्लोरोफिल ए है उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर की लाइट तक है। तो PS1 में क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर तक है, ये दिखा रखा है। PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, हैंस इसीलिए उसे P700 कहते हैं, पीक 700। और जो PS सेकंड है उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक होती है 680 नैनोमीटर तक, इसलिए इसे P680 या P680 कहते हैं। पीक P से पीक है तो याद रखना। तो बता रखा है कि जो रिएक्शन सेंटर फॉर्म कर रहा है क्लोरोफिल ए वो दोनों ही फोटो सिस्टम में अलग अलग होता है बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्प्शन पीक। तो जो PS1 है उसमें एब्जॉर्प्शन पीक होती है लाइट की 700 नैनोमीटर तक, और जो PS सेकंड है उसमें एब्जॉर्प्शन पीक होती है 680 नैनोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर। अब जैसे बताया कि पहले बताया था PS1 और PS सेकंड, तो ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस के ऊपर नाम है 1 और फर्स्ट और सेकंड। पर जब अब फंक्शन की बात आएगी तो पहले फंक्शन करेगा PS सेकंड, ठीक है। तो इन PS सेकंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो बताया ऊपर PS सेकंड की जो पीक होती है वो 680 नैनोमीटर की होती है। तो ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब करेगा, जो कि है ऑफ रेड लाइट की, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड, जिसकी वजह से उस लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर वो एक्साइट हो जाएंगे और जंप करेंगे इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से वो एक फारदेस्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलेगी बाहर से। वो जब एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की लाइट जो कि रेड लाइट है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप करेंगे फारदेस्ट ऑर्बिट में। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिक कर ले लिए जाते हैं विच पासिस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उन्हें लेकर एक्सेप्ट करके, तो जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को जो जंप किया है एक्साइट हुआ है उसे एक्सेप्ट करते हैं और भेज देते हैं उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स, वो साइटोक्रोम से बना रहता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, इस मूवमेंट को कहेंगे इलेक्ट्रॉन की डाउनहिल। तो ऐसे देखना है कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे करेंगे,
पहली बात तो ये मेम्ब्रेन में हो रहा है, जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें ये प्रोसेस हो रहा है। उसमें जब लाइट पड़ेगी तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ से ऐसे लाइट आई, यहाँ से फिर लाइट गई तो इलेक्ट्रॉन वो है जो है एक्साइट हुआ, तो वो ऐसे ऊपर गया, मतलब हाई पोटेंशियल पे गया है, मतलब जो है मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का अपहिल है, ऊपर जा रहा था, मतलब अपहिल मूवमेंट है। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया, ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। इसमें वो है जो एक्सेप्टर ने ले लिया, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाउनहिल कराएगा, डाउनहिल चलाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर वो जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि PS1 का है। यहाँ एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर की। फिर यहाँ से वो फिर उसका अपहिल जो है मूवमेंट होगा रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से, फिर यहाँ एक्सेप्ट होगा, फिर यहाँ उसका जो है फाइनल यूज जो है होगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक पढ़ते हैं, समझेंगे आगे। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। तो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये ऐसे डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे डाउनहिल है, डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो किसके टर्म्स में है? रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। यहाँ नीचे की तरफ ये पोर्शन है, ये है लो रिडॉक्स का, मतलब लो पोटेंशियल, और जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ है हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से जब हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो है अपहिल, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो है डाउनहिल। तो वही चीज़ है कि ये किसके टर्म्स पे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म्स पर है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो बता रखा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होकर निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं होते, ठीक है, बट वो पास करे आते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते हुए वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ यूज़ नहीं होते, पर उनसे कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। साइमल्टेनियसली जब वो PS1 के पास पहुंच जाते हैं, इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो जब यहाँ पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पहुँच चुके हैं कहाँ पर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, जो कि PS1 का है। अब यहाँ उसे एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी 700 नैनोमीटर लाइट की, तो यहाँ से वो फिर इलेक्ट्रॉन को जो है एक्साइट कर देगा एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और फिर वो एक्साइट करके अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास पहुँचेंगे PS1 के, दैट हैज़ अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ फिर से जो है अपहिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा, अपहिल मूवमेंट। दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउन हिल अगेन। अब यहाँ से फिर से देखो, ये यहाँ से फिर से डाउन हिल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+। यहाँ किसके पास आ रहे हैं? डाउन हिल में एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो है NADP+, उसके पास आ रहे हैं। वो रिड्यूस करे आता है NADPH में, यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है। वो ऐसे करके डाउन हिल आए और आए किसके पास? एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के पास जो है NADP+, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस करे आता है NADPH में। द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP+ टू NADPH+H+। तो NADP+ के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, और यहाँ वो इसको रिड्यूस कर दिए NADPH+H+ में। तो यहाँ NADP+ को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो रिड्यूस कर जा रहा है NADPH+H+ में। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2। तो ये होल स्कीम जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है PS2 से स्टार्ट हुई है, जिसमें अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल गई पहले एक्सेप्टर के पास, फिर डाउन हिल आई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होके हुए PS1 के पास, फिर यहाँ से उसे एब्जॉर्प्शन पीक मिली, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ,
ट्रांसफ़र करे गए अनदर एक्सेप्टर के पास, फाइनली वो डाउन हिल आए NADP प्लस के पास और रिड्यूस करे गए NADPH प्लस H प्लस में। इसी पूरे जो प्रोसेस को इसे कहते हैं जेड स्कीम। क्यों कहते हैं जेड स्कीम? क्योंकि भाई जेड की शेप में बना है ये पूरा। ये देखो ऐसे ऐसे करके ये देखो जेड बन रही, ये देखो जेड और देखो जेड। आपको जेड स्कीम तो समझ में आ गई होगी क्यों यहाँ जेड बन रहा है ऐसे करके। तो पहले अपिल गया, फिर डाउन हिल आया, फिर अपिल गया, फिर डाउन हिल आया, ऐसे जेड बन रहा है अपना पूरा आराम से, इसीलिए इसको जेड स्कीम कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब वही बता रखा कि भाई रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के सीक्वेंस के हिसाब से जो है जेड स्कीम पैटर्न जो है यहाँ फॉर्म हो गया है। अब भाई देखो यहाँ बता रखे हैं, आगे बताएंगे कि ये H2O है, ये फोटोलाइसिस हो रही है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन का रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो H2O से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ऑक्सीजन का रिलीज़ हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, लाइट पड़ती है, एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए आते हैं तो वहाँ ATP बन जाता है। फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, फिर वहाँ से अपिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर डाउन लाते हैं NADP प्लस के पास, फिर वहाँ से रिड्यूस होकर NADPH प्लस H प्लस का जो है फॉर्मेशन होता है। और NADPH और ATP जो है आपके वो है एनर्जी वाले सौदा हैं, इनसे जो है एनर्जी मिलेगी। ठीक है भैया। अब पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को। तो यू वुड देन आस्क हाउ डज PS सेकंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली। तो भैया अब पूछोगे तुम कि जो PS सेकंड है वो लगातार इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई कर रहा है, तो वो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया, फिर भी हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो क्योंकि वहाँ जो है PS सेकंड के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वह उसके जौहरी जो हो रही है, तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि जो है ये, तो पहली बात तो ये मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, इसको रफ़ करके, ये सब चीज़ को रफ़ करते हैं। ठीक है। तो ये है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये पूरी ये मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की। ठीक है। और ये अंदर वाला पोर्शन है, ये मैंने बताया था आपको, थैलाकॉइड के अंदर वाले पोर्शन को, फ्लूइड फील्ड को कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है भाई, ल्यूमेन। और यहाँ जो होती है H2O की होती है फोटोलाइसिस, मतलब यहाँ जो H2O है वो ब्रेक करता है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिमम लाइट मिलती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास वो फिर डाउनहिल चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए चलते हैं, तो वहाँ ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आप लोग जानते हुए एनर्जी करेंसी होती है। तो भाई एनर्जी बनाते जा रहे हैं प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास पहुँचता है फोटो सिस्टम 1 के। फिर वहाँ से जो है अपहिल रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से वो अपहिल चलते हैं इलेक्ट्रॉन। वहाँ जब ऑप्टिमम लाइट मिलती है 680 नैनोमीटर की, फिर वहाँ NADP प्लस के पास जाता है और रिड्यूस करता है NADPH, जो कि एक लाइट जो भी एनर्जी देता है ATP की तरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में और आप क्लियर करते जाओगे या आप रेस्पिरेशन तक जब पढ़ोगे तो वही चीज़ इस पैराग्राफ में बताएंगे कि यू वुड देन आस्क हाउ डज PS सेकंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली। तो भाई मैंने तुमको बता दिया, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम PS सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो वो रिप्लेस होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं पीछे से। दिस इज़ अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वो क्वेश्चन था ना, ये पीछे कल वाली क्लास में आया था, पार्ट 1 में वो क्वेश्चन था, उसमें आया था कि क्यों जो रिएक्शन दिखा रखी थी फोटोसिंथेसिस की, उसमें 12 मॉलिक्यूल चाहिए थे H2O के। तो भाई वो इसलिए चाहिए होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ज़रूरत है उसके लिए। तो यहाँ से H2O को चाहिए, जिसका फोटोलाइसिस होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलना है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज़ पता चलेगा, प्रोटॉन का भी आगे जो है पता चलेगा यूज़।
द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द पीएस सेकेंड। तो ये वाटर की स्प्लिटिंग है वो पीएस सेकेंड से एसोसिएट रहती है। वाटर स्प्लिट करता है 2H+ में, ऑक्सीजन में एंड इलेक्ट्रॉन्स में। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, यहाँ जो है ऑक्सीजन बन रही है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसका हम बहुत इंतजार करते रहते हैं फोटोसिंथेसिस में कब बनेगा, तो ये वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय PS सेकेंड। तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्लेस होते रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो पहले थे वो तो गए, लौट के आए नहीं, वो PS1 से होके भी चले गए और NADP+ ने ले लिया और रिड्यूस हो गया वो, तो वो तो चले गए। तो फिर नए इलेक्ट्रॉन आए नए वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ दिखा रखा है और इस एक क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया है और कि 2H2O लेंगे तो उनसे 4H+, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS second, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid। जैसा कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पार्ट है, ये जैसे मेम्ब्रेन ये दिखाता हूँ, ये पूरी मेम्ब्रेन है, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है वो है ल्यूमेन। यहाँ जो है कहीं इस एरिया पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ जो है वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है अंदर ल्यूमन में। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। तो इसमें वही चीज़ है कि बता रखा है कि अंदर जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फोटोलाइसिस होती है, और क्योंकि वहीं फोटोलाइज हो रही है अंदर ल्यूमन में, तो वहीं प्रोटॉन और ऑक्सीजन फॉर्म होंगे ल्यूमन में, ना कि आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, ल्यूमन में होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो जैसा कि यहाँ जेड स्कीम बनी थी ये ऐसे करके, तो ये नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले वहीं वापस आए, तो ये साइक्लिक है। जिस पॉइंट से चले वहाँ कभी वापस ही नहीं आए, तो ये साइक्लिक कैसे हुआ? तो उसी चीज़ के ऊपर है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये जेड स्कीम थी, ये एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब ये ATP और ये सब मॉलिक्यूल बने ये बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म है, और ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट करी गई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इस पॉइंट को समझो अच्छे से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी फॉर्म मतलब ATP, तो स्पेशल सब्सटेंस जैसे ATP इस एनर्जी को केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में कैरी करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल। ATP सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये ATP सेल्स में सिंथेसाइज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन को अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चैप्टर में वो भूल जाते हैं फॉस्फोराइलेशन, और ऐसे 2-3 टर्म आते हैं ना, तो ये समझो आप। तो बता रखा है कि पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है। उस एनर्जी को वो स्टोर करते हैं बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड, वो प्रक्रिया जिसकी वजह से ATP जो है सिंथेसाइज करते हैं हम, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, ऐसी जगहों पर ATP को सिंथेसाइज करते हैं। तो वो प्रक्रिया जिसके थ्रू ATP सिंथेसाइज होती है
उसे ही फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके थ्रू एटीपी सिंथेसाइज होती है उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फॉस्फोराइलेशन में तो समझ में आता है कि एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। फोटो से क्या मतलब है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट से। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो जाएगी कि इनकी एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो वही चीज़ है, फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडिनोसिन डायमैन फॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जुड़ जाती है, तो एडिनोसिन ट्रायमैन फॉस्फेट बन जाता है एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, लाइट की में। तो इसे कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, जब दो फोटो सिस्टम सीरीज में वर्क करते हैं, पहले PS सेकंड वर्क करता है फिर PS1 वर्क करता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जब दो फोटो सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, तो वो दो फोटो सिस्टम किसके थ्रू कनेक्ट थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और एक सीरीज में वर्क कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और दो फोटो सिस्टम हैं इसमें, तो एक जेड स्कीम फॉर्म हो रही थी, तो ये नॉन साइक्लिक था। बोथ ATP and NADPH plus H plus are synthesized by this kind of electron flow। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें ATP और NADPH दोनों तरीके के एनर्जी बॉन्ड जो हैं फॉर्म होते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH दोनों तरीके के एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा नहीं होता। अब वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो ये तो बात आपको समझ में आ रही है जेड स्कीम में कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से चला था, यहाँ उन्हें मिल गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। ठीक है, ETS से उन्होंने बना ली ATP, तो ATP बन गई, और लास्ट में वहाँ जाके यहाँ से जब डाउनलोड चला तो यहाँ NADP प्लस ने रिड्यूस होके NADPH बना लिया। तो यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसमें ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करेंगे कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आएगा उसमें क्या कमी रह रही है। व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, जब सिर्फ PS1 जो है फंक्शनल रहता है। PS1 क्योंकि PS सेकंड पहले था, PS1 बाद में इस्तेमाल हो रहा था। तो जब बात करिए जो बाद का फोटो सिस्टम है PS1, जब वही फंक्शनल होता है तो द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी फोटो सिस्टम में जो है साइक्लिकली फ्लो करते रहते हैं। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लेमेला। तो जो पॉसिबल लोकेशन है जहाँ ये देखा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो है स्ट्रोमा लेमेला। तो स्ट्रोमा लेमेला जैसे मैंने तुम्हें बताई थी कल कि ऐसे थैलाकॉइड ऐसे अरेंज रहते हैं कॉइन टाइप में। ठीक है, उनसे एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड को जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन जा रही होती है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला, और ये पूरे पूरे पार्ट होते हैं ग्रेना। ठीक है, तो ये जो है पार्ट ये है स्ट्रोमा लेमेला, आपको याद आया होगा। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो होती है स्ट्रोमा लेमेला में। वाइल द मेम्ब्रेन और लेमेला ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS सेकंड। जब की बात करिए जो मेम्ब्रेन या फिर लेमेला है ग्रेना की, ग्रेना मतलब थैलाकॉइड की, थैलाकॉइड में होते हैं उसकी मेम्ब्रेन या लेमेला है, उसके पास जो मेम्ब्रेन को ही लेमेला कहते हैं, उसके पास जो है दोनों फोटो सिस्टम है PS1 भी और PS सेकंड भी, जिसकी वजह से वहाँ नॉन साइक्लिक हो रहा था। द स्ट्रोमा लेमेला मेम्ब्रेन्स लैक्स PS सेकंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जो स्ट्रोमा लेमेला की जो मेम्ब्रेन है उसके पास, क्योंकि हम देखेंगे अभी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा,
NADPH की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वो क्यों नहीं होगी? वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पास पहली बात तो PS सेकंड नहीं है जो कॉन्टीन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सके। दूसरी बात, उसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से वो NADPH को फॉर्म कर सके। The excited electron does not pass on to NADP plus but is cycled back to the PS1 complex। तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस के पास नहीं होते बट इज साइकिल बैक टू द PS1। वो NADP प्लस के पास नहीं आते क्योंकि यहाँ NADPH फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। वो क्या करते हैं, दोबारा साइकिलिकली बैक आ जाते हैं PS1 के पास ही थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसलिए इससे हम सिर्फ ATP का सिंथेसिस कर पाते हैं, NADPH और H प्लस का सिंथेसिस नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब भी होता है जब जो है लाइट जो है 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड की आ रही हो, 680 नैनोमीटर पीक तक की नहीं आ रही हो, क्योंकि जो हम जानते हैं हम जानते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 कॉम्प्लेक्स होता है और PS1 कॉम्प्लेक्स में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसकी जो पीक होती है, एब्जॉर्प्शन पीक होती है उसके रिएक्शन सेंटर की, वो होती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो जब लाइट है, थैलाकॉइड में लाइट है, ठीक है, या कहीं भी जो है लाइट आ ही नहीं रही, 680 नैनोमीटर की पीक तक की लाइट आ ही रही है, उससे ज़्यादा ही आ रही है, तो क्या होगा, 700 तक पहुंचेगी लाइट। 680 तक की नहीं आएगी तो PS सेकंड जो है वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसकी पीक है वो मैक्सिमम 680 तक ही वर्क करेगा और लाइट आ रही 680 से ज़्यादा, तो क्या करेगा, PS फर्स्ट होता है वो यहाँ फंक्शनल होता है और जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। ये डायग्राम देखते हैं, तो ये PS1 दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रोमा लैमेला में। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता तो NADPH नहीं बनता। वो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए दोबारा इसी पर आ जाते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ ATP बन जाता है। आगे पढ़ते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पता चलेगा कि जो ATP है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे बन रही है, क्यों बन रही है। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड। तो हम यहाँ समझेंगे कि एक्चुअली ATP जो है सिंथेसाइज हो कैसे रही है इन द क्लोरोप्लास्ट में। द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो ये इसी मैकेनिज्म को समझाएगी, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, जैसा कि रेस्पिरेशन में होता है ऐसा ही फोटोसिंथेसिस में होता है। तो भाई रेस्पिरेशन जिन लोगों ने पढ़ा हो उन्हें पता होगी कि उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से वो जब निकलते हैं पैसिवली तो एक सिस्टम के थ्रू निकलते हैं, तो उसके निकलने की वजह से वहाँ जो ATP का फॉर्मेशन होता है। तो वैसा ही प्रोसेस यहाँ फोटोसिंथेसिस में है, यहाँ भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और ATP फॉर्म होगी। ATP सिंथेसाइज इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ATP सिंथेसाइज भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलाकॉइड। तो इस बार कौन सी मेम्ब्रेन है, वो है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। देयर इज वन डिफरेंस दो हियर द प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन में जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन तो वहाँ जो है आउटसाइड होता है मेम्ब्रेन का अक्यूमुलेशन माइटोकॉन्ड्रियल की, ठीक है। यहाँ इनसाइड होता है, ये बता रखा है देख कि यहाँ जो इनसाइड होता है प्रोटॉन अक्यूमुलेशन
वो टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, दैट इज इन द ल्यूमन। ल्यूमन होती है थैलाकॉइड की इनसाइड। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, डबल मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, वहाँ अक्यूमुलेशन होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ETS, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ETS के थ्रू, जब इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो अब समझेंगे किन किन कारणों की वजह से जो प्रोटॉन है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं मेम्ब्रेन में। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो समझेंगे क्या स्टेप्स है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हैं। Since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, तो जो जैसा कि हमने देखा कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी तो वहाँ मेम्ब्रेन के इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही थी। तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट में प्रोटॉन से हाइड्रोजन आयन्स जो हैं प्रोड्यूस हो रहे थे, देखा था वाटर की स्प्लिट में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड। तो वो जब अंदर फॉर्म हो रहे हैं तो वो अंदर ही तो अक्यूमुलेट होंगे, H+ प्रोटॉन है जो, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ PS सेकंड दिखाया हुआ है, ये PS सेकंड है। यहाँ अंदर की साइड H2 की स्प्लिटिंग हो रही है और ऑक्सीजन H+ में निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो यहाँ H+ निकला तो यहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है। और उसके अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है तो प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो वो है एक प्राइमरी एक्सेप्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो कि आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। वो इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है PS सेकंड से, PS सेकंड पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो ट्रांसफ़र करता है एक हाइड्रोजन कैरियर को। तो वही लिखा है। तो वो जो एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं ट्रांसफ़र करता, वो हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है। हैंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा। इसलिए ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है, पर ये तो है हाइड्रोजन कैरियर, तो भाई इसे हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये क्या करता है, स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा जो है बाहर का, थैलाकॉइड से बाहर का स्पेस है, क्योंकि हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर वाला स्पेस ल्यूमन है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला स्पेस है स्ट्रोमा, वहाँ से वो जो है हाइड्रोजन लेता है। तो वो दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से वो हाइड्रोजन उठा लेता है। वाइल ट्रांसपोर्टिंग ए इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को उठा लेता है, H+ आयन को उठा लेता है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेज ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जब ये मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जो कि इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये प्रोटॉन होता है वो रिलीज़ हो जाता है इनर साइड ऑफ द ल्यूमन। तो वो ल्यूमन में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको डायग्राम में समझाता हूँ। तो क्या हुआ कि इसने तो ले लिया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने PS सेकंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ले लिए। तो अब ये जो ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करता, ये एक हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र कर देता है। अब हाइड्रोजन कैरियर तो भाई जब भी चलेगा जब उस पर हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैरियर ले लेता है उसे इलेक्ट्रॉन को, फिर वो साथ में हाइड्रोजन H+ आयन भी लेता है। फिर उसके बाद वो होता है नीचे इनर मेम्ब्रेन साइड में इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जब भी जो है उससे वो जो है हाइड्रोजन
जो उसने लिया होता है स्ट्रोमा से वो छूट जाता है ल्यूमन साइड में, तो ल्यूमन साइड में और हाइड्रोजन की एक्यूमुलेशन हो गई। यहाँ और हाइड्रोजन चला गया, ये देखो और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, पहले हाइड्रोजन ये आ गया, फिर और आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। ये प्लास्टोक्विनोन होता है PQ। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन PQ होता है। ये हाइड्रोजन लेने के बाद प्लास्टोक्विनोल बन जाता है PQH2। ठीक है, तो ये दिखा रखा है पूरा प्लास्टोक्विनोन। ये ऐसे प्लास्टोक्विनोन है अभी, फिर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ले लेगा, फिर प्लास्टोक्विनोन बन जाएगा PQH2। फिर बाद में उसे इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा इलेक्ट्रॉन को, तो H+ जो है ल्यूमन में चला जाता है उसका। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द NADP reductase enzyme is located on the स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो NADP reductase एंजाइम होता है वो मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पर लोकेटेड रहता है, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS फर्स्ट। तो NADP reductase PS फर्स्ट पे था, कहाँ था, स्ट्रोमा साइड में था। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS फर्स्ट। तो ये सेकेंडरी एक्सेप्टर होता है, PS फर्स्ट में जो एक्सेप्टर होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+। तो रिडक्शन किससे होगा, NADP+ से। तो NADP+ जो होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर NADP+ का रिडक्शन करवा देता है NADPH+ H+ में। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है H+ स्ट्रोमा से लगेगा इसमें, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन जो है रिमूव होंगे स्ट्रोमा से। तो भाई वहाँ से रिमूव हो रहे हैं और यहाँ बढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ से रिमूव होते आ रहे हैं और अंदर ल्यूमन साइड में बढ़ रहे हैं। तो अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन की ज़्यादा होगी ना, होगी तो एक ग्रेडियंट फॉर्म होगा कि नहीं, बाहर कम अंदर ज़्यादा। तो ज़्यादा साइड से कम साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे करके बाद में पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, फिर जो है ATP फॉर्म होगी। तो वही आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कैसे हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस था यहाँ जो चलने वाला ETS में, कि प्लास्टोक्विनोन के बाद प्लास्टोक्विनोल बना, फिर वहाँ से वो साइटोक्रोम B6F के पास होते हुए प्लास्टोसाइनेंट से होकर वो फिर PS फर्स्ट पे आता है। PS फर्स्ट में वो फिर सेकेंडरी एक्सेप्टर के पास जाता है, जो कि उसे NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में और NADP+ को देता है इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से वो हाइड्रोजन को रिड्यूस मतलब NADP+ मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो वहाँ से रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा साइड से। तो ऐसे वहाँ कमी होती रहती है और ल्यूमन साइड में जो है प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं, इंक्रीमेंट होता रहता है। हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज। तो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन होते हैं वो डिक्रीज करे जाते हैं नंबर में। वैन इन ल्यूमन देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। ल्यूमन में प्रोटॉन जो है अक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यही थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन द pH इन द ल्यूमर। क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है pH जो है कम होगी। तो थैलाकॉइड की अंदर जो ल्यूमन है उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो वहाँ pH जो है एसिडिक हो चुकी होगी, कम हो गई है। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में क्यों इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्या काम आएगा ये। दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। हम इस ग्रेडियंट में इसलिए इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं क्योंकि इसी जब ग्रेडियंट के बनने के बाद जब ये ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तभी जो ATP का सिंथेसिस होता है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। तो क्या होता है, अब जो अंदर जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन यानी ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जो है प्रोटॉन मूव करेंगे अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से होकर, जो कि उसके ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल से होकर निकलेंगे। तो उसी मूवमेंट की वजह से जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेज, तो वो एक चैनल है जो कि CF0 है इसका ATP सिंथेज का, तो वहाँ से ATP सिंथेज होगी। द ATP सिंथेज एंजाइम
कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट है उसका CF0 जो कि एम्बेडेड रहता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है। एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन फॉर्म करता है? पहली बात तो CF0, ठीक है, जो कि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैरी करवाता है, मतलब बढ़िया रास्ता बना रखा है उसने, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है डिफ्यूज़न होने के लिए ऑफ प्रोटोन का अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। द अदर पोर्शन होता है इज कॉल्ड CF1। जो अदर पोर्शन है वो है CF1, क्योंकि दो पोर्शन है एटीपी सिंथेस एंजाइम में। एक है CF0 जो एम्बेडेड है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म कर रहा है। अदर पोर्शन है CF1 जो कि प्रोट्रूड्स है ऑन द आउटर साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है। और वो आउटर साइड कौन सी है? स्ट्रोमा साइड, दैट फेसेस द स्ट्रोमा। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल। जो प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होता है वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जो CF1 के पार्टिकल हैं उनमें चेंजमेंट आए। CF1 पार्टिकल ऑफ द एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस के जो CF1 पार्टिकल हैं उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आए, वो ऐसी इनफ जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। तो जिसकी वजह से अब ATP पैक्ड मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ ये, क्योंकि यहाँ ये अक्यूमुलेशन हो चुकी है प्रोटॉन की, तो ये जो धसा हुआ पार्ट है यह है CF0, और जो बाहर स्ट्रोमा साइड में है यह है CF1, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करेगा। फिर यहाँ से जब निकलेगा प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो इनफ एनर्जी होगी जो कि ATP की फॉर्म में स्टोर होगी। आगे बढ़ते हैं, इस पैरा को पढ़ते हैं और जो है पार्ट 2 का एंड करते हैं। Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis। तो केमियोस्मोसिस में जो पढ़ा था इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ी? इसमें हमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी जो कि यहाँ थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। एक प्रोटॉन पंप की जरूरत पड़ी, ठीक है, प्रोटॉन पंप जो CF0 है, प्रोटॉन पंप है वो नहीं, प्रोटॉन पंप CF0, वो प्रोटॉन पंप तो जो CF0 है इंटीग्रल प्रोटीन है जो धसा हुआ है एम्बेडेड है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। वो जो CF0 है वो होता है प्रोटॉन चैनल, वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल क्रिएट कर रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए, ठीक है। तो केमियोसिस में रिक्वायर्स क्या होता है? हमें मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन पंप चाहिए होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, और ATP सिंथेस, जो ATP सिंथेस बना हुआ है CF1 की वजह से, ठीक है। अब ये प्रोटॉन पंप आप समझने की बहुत इच्छा रख रहे होगे, तो प्रोटॉन पंप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो जैसा कि मैंने पैरा में बताया था कि पहले प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन लेता है और वो देता है एक हाइड्रोजन कैरियर को, ठीक है, जो कि है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन उसे लेने के साथ साथ लेता है H+ आयन को भी लेता है, पर फिर जब वो देता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम B6F। तो यही साइटोक्रोम B6F है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या है? साइटोक्रोम B6F। तो ये जो है प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप करवा देगा, इससे प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन बन चुका था, तो यही साइटोक्रोम B6F देखो अंदर की तरफ पंप करवा रहा है। यहाँ जैसे शो है, यही साइटोक्रोम B6F ही प्रोटॉन को अंदर पंप करवा रहा है, तो इसलिए इसे प्रोटॉन पंप कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो आप समझ चुके होंगे प्रोटॉन पंप को, तो वही चीज़ है। तो केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस
अ मेम्ब्रेन। तो भाई पंप को तो एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी यूज़ करता है। एनर्जी यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन विद इन द थैलाकोइड ल्यूमन। ATP synthase has a channel that allows diffusion to protons back across the membrane। ATP सिंथेज एक चैनल है जो कि मेम्ब्रेन से अक्रॉस डिफ्यूजन करवाता है। दिस रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेज एंजाइम। तो इससे इनफ एनर्जी निकलती है जो कि ATP सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करे और कैटलाइज करे ATP की फॉर्मेशन को। अलॉन्ग विद द NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar। तो ये ATP बनी और जो NADPH फॉर्म हुई है, ये दोनों इसमें एनर्जी बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने ATP और NADPH में। ये तुरंत जो है इमीडिएटली बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ होती हैं जो कि स्ट्रोमा में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ये जो है शुगर का सिंथेसिस करती हैं, ग्लूकोज जो है फॉर्म करती हैं। तो अब हम देखेंगे कहाँ ये ATP और NADPH सिंथेसाइज होती हैं अगले पार्ट 3 में, और कैसे सिंथेसाइज होके इनसे जो है ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म्स होते हैं, तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।